चलिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल हम लोग क्या समझते हैं? जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल आप बोल लीजिए या परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बोल लीजिए तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है। इवेल्युएशन और अप्रेजल सेम है। अब याद करिए जॉब इवेल्युएशन वाला चैप्टर, उसमें हम लोग क्या इवेल्युएट करते थे जॉब इवेल्युएशन में? जॉब के इवेल्युएशन में क्या इवेल्युएट किया जाता था? टर्म को पकड़ने बोले थे। मैम, जो भी एम्प्लॉय को रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अनुसार काम ले रहे हैं या नहीं। जॉब का वर्थ, जॉब होल्डर का वर्थ नहीं था वहां पे। वैल्यू ऑफ जॉब यानी पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या काम होगा उस हिसाब से कितना मेरे को पेमेंट देना है, वो था जॉब इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन यानी हम जॉब होल्डर का यहाँ परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर कंप्लीट चैप्टर में हम जॉब होल्डर का परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे अप्रेज करेंगे, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है? डिफाइंस एंड मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ऑर्गेनाइजेशन क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्टिव है उसके एम्प्लॉय से ही तो डिपेंड करता है ना। उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर है, मैनेजर के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन लोगों का परफॉर्मेंस कैसे होगा, क्या मेजरमेंट होगा, कैसे कर रहे हैं, क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, वो सारा हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू पता करते हैं। ठीक है, इट इज अ टूल फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन of its employee. Performance appraisal is being practiced in 90% of the organization worldwide. तो organization की बात छोड़ दीजिए, स्कूल कॉलेजेस सब में क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस इवेलुएट करके ही ना हम लोग प्रमोट किए जाते हैं। बिना परफॉर्मेंस इवेलुएशन के तो हम लोग को प्रमोशन भी नहीं मिलता। तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़िए, हम लोग के हर किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे परफॉर्मेंस इवेलुएशन होता ही होता है, चाहे स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन हर जगह। बस क्राइटेरिया अलग होगा, मेथड अलग होगा। ठीक है, performance appraisal is a process of obtaining, analyzing and recording information about the relative worth of the employee. Employee की क्या worth है, क्या value है, वो हम obtain करते हैं, analyze करते हैं और information record करते हैं। ठीक है, कि पहले कैसा performance था, आगे कैसे gradually वो improve हो रहा है या फिर reduce हो रहा है, वो सारा कुछ देखा जाता है। ठीक है, the focus of performance appraisal is measuring and improving the actual performance of employee and also the future potential of the employee. अभी एक्चुअल वो क्या परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है उसके पास, ये दोनों हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू मेजर करते हैं। ठीक है, इट्स सेम इज टू मेजर व्हाट एन एम्प्लॉय डज। अब फ्लिपो क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक, पीरियोडिक एंड एन इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। सिस्टमैटिक, पीरियोडिक मतलब ऐसा एक तो सिस्टम से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कैजुअल तरीका से किसी का परफॉर्मेंस इवेलुएट कर लिए। जैसे अगर पूछा जाए कैजुअली बता दिए, हाँ अनुप्रिया अच्छी स्टूडेंट है, हर्ष अच्छा स्टूडेंट है, कोमल अच्छी स्टूडेंट है, ऐसे रैंडमली बता दिए, इसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं करेंगे। तो हमेशा सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आज हम एक महीने में कर लिए, अब पूरे साल हम लोग कर ही नहीं रहे। हर एक महीने में इवेल्युएशन या क्वार्टरली कर रहे हैं तो हर क्वार्टरली इवेल्युएशन, मतलब पीरियोडिक मतलब क्या, हर एक टाइम इंटरवल में, थोड़े थोड़े इंटरवल में परफॉर्मेंस अप्रेजल होना जरूरी है। इम्पार्शियल रेटिंग मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो, सारे स्टूडेंट को एक जैसा ट्रीट करके हम लोग इवेलुएट करें। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉय को हम इक्वल ट्रीट करें, कोई फेवरेटिज्म वाली बात ना हो कि वो मेरा रिलेटिव है या ये ज्यादा फेवरेट है, ऐसी कोई बात ना हो। इम्पार्शियल रेटिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फ्लिपो इन अ मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब, अभी जो वो काम कर रहा है, और उसका पोटेंशियल फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, फ्यूचर में कौन से पोजीशन के लायक हम उसको बना सकते हैं, ये सारा हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू पता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एडवांटेज जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का दिया गया है वो 3 लेवल पे दिया गया है। एक इंडिविजुअल लेवल पे, दूसरा टीम लेवल पे और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। जैसे अगर आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होता है तो इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे एनालाइज करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हुआ, अच्छा है तो क्या करना चाहिए, खराब है तो अपना मतलब, या समझिए कि करियर ही चूज करना है तो अपना पूरा पास्ट हम डेटा देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में हम अच्छा करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपना रिजल्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पास्ट एफर्ट, इस एफर्ट में हम अच्छे थे या खराब थे। डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट कैन बी अनकवर्ड, यानी कौन से सेक्टर में हम वीक हैं वो चीज अनकवर हो जाता है इंडिविजुअल लेवल पे। टीम लेवल पे क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद, पहले अपना एफर्ट जो है वो हम अलाइन कर पाते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ, क्या हमको काम करना है और क्या मेरा एफर्ट उस तरीके से हो रहा है कि नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और सेकेंड होता है मोटिवेशन ऑफ टीम मेंबर,
कि हमारा कंप्लीट जो टीम मेंबर है वो कितना मोटिवेटेड है। ठीक है, ये दो एडवांटेज। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन पे क्या, ये दोनों एडवांटेज अगर ले रहा है, टीम एडवांटेज ले रहा है, इंडिविजुअल एडवांटेज ले रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑटोमेटिकली एडवांटेज हो रहा है। ठीक है, उसका स्टाफ डेवलप कर रहा है, ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है, और जो आपका ह्यूमन रिसोर्स का कंप्लीट जो एम्प्लॉय है वो पूरा ज्यादा बेस्ट है और फोकस्ड है। ठीक है, बेस्ट एंड फोकस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जितना भी आपका एम्प्लॉय है वो फोकस्ड है और अच्छा अपना बेस्ट दे रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ये 3 एडवांटेज है। अब है नेक्स्ट, पर्पस क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो सबसे पहला पर्पस तो यहाँ हो जाता है कि कौन से इंडिविजुअल एम्प्लॉय को कितना पे देना होगा। ठीक है, किसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्ट्रेंथ है, कौन कितना एफर्ट डाल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग सैलरी इंक्रीज होता है, प्रमोशन दिया जाता है, ट्रांसफर होता है, और जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो ले ऑफ और टर्मिनेशन तक की भी नौबत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि कई बार देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर मिस्टेक हो जाता है तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम लोग आगे पता कर सकते हैं कि हाँ मेरा ये डिसीजन गलत था। अकॉर्डिंगली स्ट्रेंथ अगर हम पता लग गया तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्लेस कर देंगे उसके उस जॉब में जिसके लायक हो वो। अगर वो कोई लायक नहीं है तो फिर ले ऑफ और टर्मिनेशन की भी नौबत आ सकती है। पहला पर्पस। दूसरा पर्पस, ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं, डेवलपमेंट की जरूरत है कि नहीं, ये देखते हैं हम लोग। फिर तीसरा, मोटिवेशन, कब एम्प्लॉय लो फील कर रहा है, क्या ज्यादा प्रेशर हो रहा है उसको टारगेट का, या अपने काम को लेकर के ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं एम्प्लॉय, ये सारे हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू पता कर सकते हैं। फिर है टू स्टैब्लिश अ बेसिस फॉर रिसर्च एंड रेफरेंस फॉर पर्सनल डिसीजन इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में अगर कोई पोजीशन अगर वैकेंट होता है तो उसको हम वहां पे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा 4 पर्पस है। बेसिकली इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, इवेल्युएशन में और डेवलपमेंटल में। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का 2 पर्पस, इवेल्युएटिव और डेवलपमेंटल। इवेल्युएटिव में हम लोग करते हैं कंपनसेशन डिसीजन, किसको हम लो पे में रखेंगे, किसको हम हाई पे देंगे, कंपनसेशन डिसीजन अकॉर्डिंगली लिया जाएगा। सेकेंड है स्टाफिंग डिसीजन, किसको कौन कौन सा वर्क हम डेलीगेट कर सकते हैं, कौन कौन सा अथॉरिटी हम डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, इवेलुएट सिलेक्शन सिस्टम, जो हमारा सिलेक्शन सिस्टम है वो कितना इफेक्टिव था, डिसीजन हमारा सही था या नहीं था, ये भी हम यहाँ पे इवेलुएट कर सकते हैं। ये सारा था इवेलुएटिव पर्पस। सेकेंड, डेवलपमेंटल पर्पस, जो परफॉर्मेंस, कंपनसेशन डिसीजन बताइए ना। कंपनसेशन सैलरी जो हम देंगे उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कितना सैलरी उसको देने लायक है वो। ठीक है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा काम वो कर रहा है तो उसको हम ज्यादा रेम्यूनरेट करेंगे, अगर वो कम काम कर रहा है या उतना इफेक्टिव नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिटोरिएट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंपनसेशन यानी क्या सैलरी हम उसको देंगे। ठीक है, अब आइए डेवलपमेंटल में। डेवलपमेंटल में परफॉर्मेंस फीडबैक, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसको डेवलपमेंट की जरूरत है क्या, ट्रेनिंग की जरूरत है क्या, वो सारा हम लोग इसके अंदर करेंगे। परफॉर्मेंस फीडबैक, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल नीड्स और फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कोई कुछ लैकिंग है तो वो फीडबैक देना, कुछ स्ट्रेंथ है तो वो फीडबैक देना। ठीक है, ये सारा आपका आ जाएगा डेवलपमेंटल में। ये बेसिकली 2 चीज में डिवाइड किया गया इसका पर्पस। ये क्लियर अगर हो गया हो तो प्रोसेस में बढ़े। अब हम लोग करते कैसे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो इसका बेसिकली 6 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ भी सबसे पहले स्टेप में हम लोग स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप लोगों का टेस्ट लेना है एचआरएम का, तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट करेगी कि 60% से नीचे जो आ रहा है यानी वो इफेक्टिव नहीं है, वो अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। जो 60% से अबव है वही अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, वही अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्लास में। तो ये क्या हुआ, 60% जो हमने सेट किया वो स्टैंडर्ड हुआ। इस बेंच मार्क तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है, सेम वे ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, काम कैसा चाह रहे हैं आप एम्प्लॉय से। ठीक है, यानी कुछ वेग सा कुछ इंफॉर्मेशन आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हैं कि डू गुड वर्क, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं गुड जॉब और अ फुल डे वर्क, ये सब अगर बोल रहे हैं आप तो क्लियर नहीं कर रहे हैं आप अपने स्टैंडर्ड को। गुड वर्क आप किसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, आप एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं कि अच्छा काम करो, लेकिन अच्छा काम आप किसको बोल रहे हैं। ठीक है, काम तो हम 1 यूनिट बनाएंगे तो भी अच्छा काम होगा, 2 यूनिट बनाएंगे तो भी अच्छा काम होगा, लेकिन आप कितना यूनिट चाहते हैं, कितना यूनिट प्रोड्यूस हो। ठीक है, वो आप क्लियर करिए कि हाँ एक इंडिविजुअल को 10 यूनिट प्रोड्यूस करना है, ये आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, कम से कम 10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो ही आपका इफेक्टिव परफॉर्मेंस माना जाएगा।
ठीक है, तो पहले स्टैब्लिश करिए कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड चाहिए आपको अपने एम्प्लॉय से। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट स्टेप, स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। लिटरेचर में भी वही मिलेगा। द अप्रेजल प्रोसेस बिगिन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। द मैनेजर मस्ट डिटरमाइन व्हाट आउटपुट्स, अकम्प्लिशमेंट एंड स्किल विल बी इवैल्यूएटेड। यानी क्या आपको आउटपुट चाहिए, कौन से स्किल सेट की जरूरत है, क्या आप इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, स्किल सेट जैसे मान लीजिए आप टीम वर्क एनालाइज कर रहे हैं क्या, या फिर मोटिवेशन लेवल आप एनालाइज कर रहे हैं क्या, वो सारा कुछ आपको स्पेसिफिक होकर के बताना होगा। ठीक है, सेट करना होगा स्टैंडर्ड। These standards should have evolved out of the job analysis and job description. ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन में किसका एनालाइज करते थे हम लोग, जॉब एनालिसिस का दो पार्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन में किसका वर्क करते थे या क्या कंटेंट रहता था उसके अंदर, जॉब होल्डर, जॉब होल्डर की क्वालिफिकेशन थी क्या, बताइए, वेटिंग फॉर योर आंसर। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्किल से ही सब होता है, सब लोग कैसा, फिर हजार्डस। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये देखते थे कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपका जॉब का लोकेशन क्या होगा, क्या काम परफॉर्म करना है आपको, नेचर ऑफ द जॉब क्या होगा। ठीक है, जॉब एनालिसिस में जो डिवाइड किए थे, बाइफर्केट किए थे कि जॉब एनालिसिस में हम जॉब डिस्क्रिप्शन करते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब का वर्थ हम देखते हैं, जॉब में हम क्या क्या काम करवाएंगे उसमें हम जेडी में मेंशन करते हैं, भूल गए। और जेएस में हम लोग स्पेसिफाई करते थे कि क्या कैसे क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कौन से स्किल सेट की जरूरत है, याद है, याद है या डिस्प्ले करना होगा। रिवीजन नहीं हो रहा आप लोगों का, इसका मतलब याद है मैम। यस मैम, जॉब एनालिसिस बाद का है और जॉब डिस्क्रिप्शन पहले का। देख लीजिए, अब निकल ही गया तो देखिए, स्पेसिमेन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर सेल्स गर्ल की जरूरत है तो डिपार्टमेंट मार्केटिंग, प्रमोट सेल इन रूरल एरिया, ये काम है। जॉब ड्यूटी हम पूरा स्पेसिफाई किए हैं, रूरल एरिया में उसको सेल करना है, अपने अंदर के लोगों को ट्रेन करना है। ठीक है, फील्ड वर्क और कस्टमर को कन्विंस करना आना चाहिए, सारा जॉब का डिटेल था। जॉब स्पेसिफिकेशन में बताया गया था कि उसके उस बंदे के अंदर या जिसको हम रिक्रूट कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी चाहिए। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, प्लीजिंग पर्सनालिटी होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इतना एज ग्रुप होना चाहिए। ये था चार्ट, देख लीजिए और रिवीजन किया करिए। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, हाँ। तो स्टैंडर्ड सेट कर, उसी तरीके से स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी है और वेग नहीं होना चाहिए, हमेशा क्लियर होना चाहिए, था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जो आप स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो आप प्रॉपर कम्युनिकेट करिए अपने एम्प्लॉय से। आप एम्प्लॉयज को बताइए कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये स्टैंडर्ड आपको पूरा करना है। ठीक है, अगर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तो आप बताइए एम्प्लॉयज को कि हाँ मेरे को 10 यूनिट आप प्रोड्यूस करके दीजिए। ठीक है, और कम्युनिकेशन, ये चीज हमेशा ध्यान रखने की बात है कि हमेशा 2 वे प्रोसेस है। आप बोल के निकल लिए, एम्प्लॉयज आपका समझा या नहीं समझा वो भी चेक करना आपका काम है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि आप बड़बड़ करके निकल लिए उसके बाद काम खत्म। आपके एम्प्लॉयज कितना समझे, सबऑर्डिनेट कितना उसको कैच किए, वो भी फीडबैक लेना आपका ही काम है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप प्रोसेस में हम लोग ये कम्युनिकेट करते हैं परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन टू एम्प्लॉय। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड सेट कर दिए, परफॉर्मेंस आप कम्युनिकेट कर लीजिए कि हाँ ये स्टैंडर्ड है। अब जो एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा उसका हम एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे कि कैसा वो कर रहा है। हमारा जो वो जो मेजर करेंगे कैसे, अपना पीयर रिव्यू भी लेंगे, जो आपके सुपीरियर है वो भी इवेलुएट करेंगे। 360 डिग्री अप्रेजल याद होगा, अगर एजुकेशन पॉलिसी भी जब कई बार हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो वो भी डिस्कशन किए कि अब इवेलुएशन होगा तो आपके पीयर आपके साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इवेलुएट करेंगे, सेल्फ असेसमेंट भी होगा,
फिर आपके जो टीचर हैं वो भी इवेलुएट करेंगे। सेम आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है इन सब थ्रू, ठीक है। हर एक पीयर आपका रिव्यू करेंगे, आपके सुपीरियर रिव्यू करेंगे, सबऑर्डिनेट भी रिव्यू करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से रिव्यू करेंगे। There's a third step involved in the appraisal process. In this stage, the actual performance of the employee is measured on the basis of information available from various sources, such as personal observation, statistical report, oral report, and written report. जो तैयार किया जाता है वो सबके थ्रू मेजरमेंट होगा। Needless to mention, the evaluator's feelings should not influence the performance measurement of the employee. यानी जो फेवरेटिज्म वाली बात होती है वो नहीं होना चाहिए। इवेलुएटर का फीलिंग कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए परफॉर्मेंस मेजर करने में, ठीक है। जैसे अगर क्लास की बात करें, कुछ टीचर्स के नजर में कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी इम्पैक्ट बना चुके होते हैं, ठीक है। तो कई बार इवेल्युएशन में क्या हो जाता है, टीचर के नजर में कुछ जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो इन्फ्लुएंस करना शुरू कर जाते हैं। अगर पेपर करेक्शन करने की बात हो या वाइवा लेने की बात हो, तो जैसे नाम पढ़ते हैं वैसे ही पूरा क्लास इमेजिन होना शुरू हो जाता है। अच्छा हर्ष ये ऐसे ऐसे क्लास में परफॉर्म करता है, हाँ इट इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पहले ही हम इवेलुएट कर लिए, ठीक है, पहले माइंडसेट बन गया, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। जब इवेलुएट कर रहे हैं तो हर्ष नाम मत ही पढ़िए, आप पेपर देखिए कि वो पेपर में लिखा क्या है, ठीक है, अभी वो कैसा परफॉर्म किया, अभी वो कैसा लिखा है, ठीक है, वो चीज देखना जरूरी है। तो इसीलिए इवेलुएटर को चाहिए कि अपना फीलिंग कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होने दीजिए उसके परफॉर्मेंस पे, ठीक है। The measurement must be obtained based on fact and finding. This is because what we measure is more critical and important to the evaluation process than how we measure. यानी जो आप कैसे मेजर कर रहे हैं उस पर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करिए, ज्यादा आपको एम्फेसाइज ये करना है कि आप क्या मेजर कर रहे हैं, क्योंकि मेजर जो आप करते हैं और आपका रिजल्ट क्या निकल के आया है वो एम्फेसिस डालेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट पे। अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल बढ़िया हुआ, अगर गलत लोगों का अच्छा रिजल्ट आ गया तो आपका रिजल्ट हैम्पर करेगा। अगर अच्छे लोगों का अगर रिजल्ट बढ़िया आया तो क्या रिजल्ट होगा ये आप खुद इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल हमेशा अच्छे से होना चाहिए, कोई घपला नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। यानी जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया है कि हाँ 10 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो वो 10 यूनिट जो प्रोड्यूस करना है वो स्टैंडर्ड हुआ। अब एम्प्लॉय कहाँ लाई कर रहा है, इसके नीचे या इसके ऊपर, ठीक है। आप कंपेयर करिए कितना गैपिंग है लोगों के बीच में, ठीक है। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। इन दिस स्टेज द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। Such a comparison may reveal the deviation between standard performance and actual performance. ठीक है, डेविएशन मतलब कि अगर मान लीजिए 10 यूनिट से बहुत ज्यादा नीचे है या थोड़ा सा ही गैप है, डेविएशन पता चला है ना। जैसे मैंने कहा कि 60% कम से कम चाहिए एचआरएम में, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल टारगेट सेट किया है मैंने, नॉर्मल स्टैंडर्ड सेट किया है। तो बहुत लोग हैं कि 60% से नीचे होंगे, बहुत लोग होंगे 60% से अबव होंगे, 90% वाले भी होंगे। तो सोचिए डेविएशन यानी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो वो चीज है कंपैरिजन में, यहाँ हम लोगों को देखना है कि ये कितना डेविएशन अगर हुआ है तो कितना डेविएशन हुआ है, ठीक है। Such a comparison may reveal the deviation between standard performance and actual performance and will able the evaluator to proceed to the fifth step. Fifth step यानी discuss the appraisal for the employee. और ये जो स्टेप है वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग स्टेप होता है किसी भी सुपरवाइजर के लिए, ठीक है, क्योंकि आप कैसे डिस्कस कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस, वहां आपके एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को वहीं पे हैम्पर होता है। जैसे अगर मान लीजिए कुछ नेगेटिव आपको बताना है तो वो आप किस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको उससे रिजल्ट चाहिए तो आप कैसे उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं उसके अप्रेजल को, उसके रिजल्ट को, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सुपरवाइजर को चाहिए कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर हो, कि वो कम्युनिकेट करे और उसको बुरा भी फील ना हो और वो इम्प्रूव भी कर जाए, ठीक है। जैसे किसी को कोई एक्टिविटी अगर मैं चेक करने बोलूं, इस एज में है कि बहुतों को गुस्सा भी लग सकता है, अच्छा ये नेगेटिव पॉइंट बोल रहे हैं मेरे बारे में, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसको नेगेटिवली उसको हैम्पर करेगा, मतलब वो इम्प्रूव क्या करेगा, वो और ज्यादा बदमाशी करेगा, ठीक है। कुछ लोग कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि उसको आप अगर पिन पॉइंट कर दीजिए या कुछ अगर प्रोवोक कर दीजिए तो और वो करना शुरू करेगा, ठीक है। तो आपका अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो उस तरीके से डिस्कशन होना चाहिए जो कि आपका जो डिस्कशन करने का जो मोटिव है वो पूरा, ठीक है। वो ये कहने का मतलब है लास्ट वाले ये फिफ्थ पॉइंट में, डिस्कस द अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय।
The fifth step in the appraisal process is to communicate to and discuss with the employee the result of the appraisal. That is in fact one of the most challenging tasks of the managers face, to present an accurate appraisal to the employees and then make them accept the appraisal in a constructive manner. जो आप अप्रेजल दिए हैं, जो आपका रिजल्ट जो आपका निकला है, वो कंस्ट्रक्टिव मैनर में उसको एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट आप करवाएं, वो भी एक बड़ा टास्क है. और डिस्कशन ऑन अप्रेजल इनेबल एम्प्लॉय टू नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. प्रॉपर डिस्कशन होगा तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में इसको प्रॉपर पता लग पाएगा. दिस हैज इन टर्न इम्पैक्ट ऑन देयर फ्यूचर परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली अगर आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे डिस्कस कर रहे हैं, वो इम्पैक्ट डालेगा उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस पे. Yes, the impact may be positive or negative depending upon how the appraisal is presented and discussed with the employee. ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी को कुछ नेगेटिव पॉइंट को सुधारना चाहते हैं तो पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट को बोलिए. ठीक है, तरीका क्या है, पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट को बोले कि हाँ आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना इसको थोड़ा बेटर अगर आप कर लें तो आप 100% पे आप आ जाएंगे. ठीक है, ये कम्युनिकेट करने का तरीका हो. ठीक है, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप जिसको कल को आप लोग भी लीडरशिप पोजीशन को होल्ड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सबऑर्डिनेट से काम करवाना है या फीडबैक आपको रिजल्ट प्रॉपर चाहिए तो आपका जो डिस्कशन का तरीका है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, तो कोई भी बंदा सब चीज में खराब नहीं होता. किसी में 2 क्वालिटी खराब है तो 3 क्वालिटी अच्छा भी होगा. तो पहले वो 3 क्वालिटी अच्छा के बारे में डिस्कशन कीजिए, फिर बीच में एकदम स्लाइड मतलब एकदम लाइट प्रेशर डाल करके बोले कि ये दोनों पॉइंट अगर ठीक कर लोगे ना तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा. तो उसको बुरा भी फील नहीं हुआ, थोड़ा उसके दिमाग में भी बैठेगा कि हाँ ये चीज है, अगर हम सही कर लें तो मतलब एफर्ट डालेगा वो सही करने में. ठीक है, और एक तरीका है, तुम तो कोई काम की नहीं हो, हमेशा खराब परफॉर्म करते हो, कभी अच्छा 60% से अब लाई नहीं, तो कितना मोटिवेटेड फील करेगा, वो तो पहले ही लो हो जाएगा. क्लास के सामने अगर कोई टीचर इस तरीके से बात कर दे वो लो फील करेगा ही करेगा. नेक्स्ट टाइम जो वो आंसर देगा वो भी नहीं दे पाएंगे वो बेचारा. ठीक है, तो ये हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे हमेशा फोकस करना चाहिए, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आप स्कूल कॉलेज या कहीं भी हो. तो आपकी कम्युनिकेशन या डिस्कस करने का तरीका सामने वाले के मोरल को पूरा कंप्लीटली गिरा भी सकता है, कंप्लीटली उठा भी सकता है. ठीक है, अब लास्ट स्टेप होता है इनिशिएट करेक्टिव एक्शन. अब सब कुछ हमें पता चल गया, उसका परफॉर्मेंस पता चल गया. अब जो लास्ट स्टेप है कि अब हम लोग को करेक्ट करना है उसको. अगर मान लीजिए कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे. ठीक है, तो 2 स्टेप प्रोसेस होता है, या तो इमीडिएट या नहीं तो फिर काउज. देखिए, इमीडिएट अगर आपको एक्शन लेना है तो फिर इमीडिएट एक्शन का तरीका है ट्रेनिंग काउंसलिंग वगैरह करवाइए, डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम वगैरह करवाइए, तो इमीडिएट आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा. नहीं तो फिर काउज ढूंढना है तब तो फिर ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, the final step in the appraisal process is the initiation of corrective action when it is necessary. The areas needing improvement are identified and then the measures to correct or improve the performance are identified and indicated. The corrective action can be of 2 types. One is immediate. ठीक है, पहला corrective action कि तुरंत हो गया and deal predominantly with symptom. This action is often called putting out fire. The other is basic and develops into causes of deviation. ठीक है, पहला है immediate, second कि अब आप cause ढूंढने बैठिए. अब cause ढूंढने बैठेंगे तो तुरंत तो cause का पता चलेगा नहीं आपको. आपको उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वो कैसे काम कर रहा है, क्या तरीका है उसके काम का, सुपरवाइजर को उसके पीछे लगना पड़ेगा, तब आपको cause का पता चलेगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 1 डे प्रोसेस होगा नहीं, आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसके cause को पता करने के लिए. ठीक है, and seek to adjust the difference permanently. This type of action involves time to analyze deviation. Hence, manager often opt for immediate action. ठीक है, इसीलिए मैनेजर हमेशा immediate action पे ही फोकस करता है और से put out fires. Training, coaching, counseling, etc. is the common example of corrective actions that managers initiate to improve the employee performance. ठीक है, यानी immediate में ट्रेनिंग कोचिंग काउंसलिंग करवा करके वो इमीडिएट अपना मतलब उसके परफॉर्मेंस को या परफॉर्मेंस में सुधार देखेगा. ठीक है, ये था आपका 5-6 प्रोसेस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का. दिक्कत वगैरह हुआ हो समझने में तो पूछ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम समझने में? 6 पॉइंट
पीयूष, देवराज, नो मैम। नीरज, फटाफट रिकैप करवाइए तो प्रोसेस को, बस जो समझिए आप बस उतना ही। प्रोसेस फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी। रवीना, जानवी, बताइए फटाफट। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, फोकस यहाँ नहीं था क्या? जानिए, आवाज तो जा रही है आपको? मैम मुझे बताना है मैम। हाँ, तो मेरे को लगा मैम अखिलेश को बोलिए। बताइए फटाफट। मैम यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है ना परफॉर्मेंस का, जो एम्प्लॉय को देना होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, सेकंड में कम्युनिकेट मैम परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉय। मैम इसमें कम्युनिकेशन मैम करना चाहिए, जो होता है एम्प्लॉय से, जिसमें वो अपना एक्सपेक्टेशन होता है मैम। जो एक्सपेक्टेड मैम जो परफॉर्मेंस रहता है ना ऑर्गेनाइजेशन का मैम, तो उसमें वो जितना मतलब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं मैम, उसको मतलब देखना पड़ता है। ठीक है, थर्ड बलराम बताइए। मैम इसमें मैम जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं और मतलब कंपनी के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है और एम्प्लॉय जो एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हैं उस दोनों को मेजर करेंगे। नो मैम, थर्ड इसमें जो एक्चुअल परफॉर्म करेंगे मैम एम्प्लॉय उसको मेजर करेंगे, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किया गया है और जो एम्प्लॉय जो परफॉर्म कर रहे हैं उस दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा हो रहा है तो, और थोड़ा कम आ रहा है तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट की जरूरत होगी। और उसके बाद जो भी मेजर करके निकलेगा उसको एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करेंगे, और जहाँ पे कमियां होगी वहाँ पे सुधार करेंगे, तो इनिशिएटिव करेक्टिव एक्शन। तो इसमें मैम आप दो बताई थी, एक था इमीडिएट और एक था कॉज। इमीडिएट हो गया कि अगर तुरंत करना है सही तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह काउंसलिंग करवा देंगे, और कॉज थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। चलिए, ये था प्रोसेस। अब आते हैं फैक्टर्स पे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे इम्पैक्ट डालेगा। सबसे पहला फैक्टर है एबिलिटी, कि आपके काम करने की एबिलिटी कितना है। फर्स्ट फैक्टर, आप कितना एफर्ट पुट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए, आपका मोटिवेशन लेवल कितना है। और ये थर्ड पॉइंट है इक्विटी एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इक्विटी एंड एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि फेयरनेस कितना है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। जो मैंने बात बताया, जैसे मान लीजिए मैं 3-4 बच्चे को ही ज्यादा फोकस अगर कर रही हूँ, जैसे बार बार मैं बलराम को ही अप्रेज कर रही हूँ, जानवी को ही अप्रेज कर रही हूँ, बाकी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है, वाह वाह वाह, तो क्या मतलब आप लोगों के दिमाग में क्या इम्पैक्ट जाएगा? क्या हमेशा बलराम और जानवी का ही तारीफ होते रहता है, हम लोग के पार्टिसिपेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है? नेक्स्ट टाइम से वो और डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विटी एंड एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, कि जो वो आउटपुट दे रहा है एम्प्लॉय, जो जो दे रहा है वो सबके साथ इक्वल बिहेव होना चाहिए। अप्रेजल का जो तरीका है वो इक्वालिटी होना चाहिए, फेयरनेस के साथ होना चाहिए, फेवरेटिज्म वाली बात नहीं होना चाहिए। वो आ जाता है आपका इक्विटी एंड एक्सपेक्टेशन। क्या एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन है, इक्विटी से हो रहा है कि नहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। टास्क एंड रोल, यानी कैसा काम आप करवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप टारगेट सेट किए हुए हैं 10 यूनिट और एक का टारगेट आप सेट किए हैं 15 यूनिट और कंपैरिजन कर रहे हैं उन दोनों का। ठीक है, तो हमेशा टास्क और रोल कैसा आप परफॉर्म करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका अप्रेजल होना चाहिए। सेम टास्क वाले को आप कंपेयर करिए, फिर 15 यूनिट वाले को आप 15 यूनिट से कंपेयर करिए। ठीक है, फिर है परसेप्शन, एम्प्लॉयज का परसेप्शन कैसा है। अगर मान लीजिए जो आपको ऑर्डर पास करने वाला जो है उसके प्रति परसेप्शन बढ़िया नहीं है सबऑर्डिनेट का, तो वो एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा।
ठीक है। ये सारा फैक्टर्स है। इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है तो आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। अगर डिस्प्यूट वाला इन्वायरमेंट है तो आप चाह के भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दिमाग उसी में डिस्टर्ब रहेगा। तो ये सारा फैक्टर्स है। और हु विल अप्रेज जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए कि आज का 360 डिग्री अप्रेजल का सिस्टम है, यानी कोई एक अब इवेलुएट नहीं कर रहा, अब आपके जो सुपरवाइजर हैं वो भी करेंगे, आपके पीयर जो है यानी आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो भी करेंगे, सबऑर्डिनेट भी आपको इवेलुएट करते हैं। सबऑर्डिनेट जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपसे भी टीचर्स का फीडबैक मांगा जाता है ना, क्या आप कौन से टीचर कैसा है, किसका आपको समझ में आता है, तो वो सबऑर्डिनेट यानी जो सुपरवाइजर के जो सबऑर्डिनेट है वो भी सुपरवाइजर को इवेलुएट करेंगे। सेल्फ अप्रेजर यानी खुद भी आप अप्रेज करेंगे कि भाई हम जो परफॉर्म कर रहे हैं हम कितने पानी में हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल्फ अप्रेजल हो गया। यूजर ऑफ सर्विस यानी जिसको आप सर्विस दे रहे हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाता है। आप लोग के घर में भी कई बार फोन आता होगा, चाहे वो बैंक से आए चाहे वो नॉर्मल गाड़ी के कंपनी वगैरह से आए, कि हाँ सर आपको कैसा परफॉर्मेंस लगा, आपको फीडबैक अपना देना है, सर्विस कैसा लगा, ये सब अक्सर पूछने के लिए हर एक कंपनी से आजकल तो आया ही जाता है, ठीक है, अक्सर मिलेगा आपको कि मैक्सिमम कंपनी से आप कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। तो यूजर से भी लिया जाता है, फिर कंसल्टेंट जिससे आप कंसल्ट कर रहे हैं उनसे भी आपका अप्रेजल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारा था 360 हु विल अप्रेज। और 360 आपका आगे मेथड में भी है, यहाँ पे देखिए मॉडर्न मेथड 360 डिग्री अप्रेजल, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे मेथड में। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। तो ये शुरू 2 मिनट है, एक मेथड तो जरूर डिस्कशन कर लेंगे। तो ट्रेडिशनल में सबसे पहला है रैंकिंग मेथड। तो रैंकिंग मेथड में क्या होता था, याद करिए अपने स्कूल का टाइम, स्कूल के टाइम को याद करिए, जो लोग सारे सब्जेक्ट में पास उन सबको रैंकिंग दिया जाता था, सारे सब्जेक्ट में जो जो पास उन सबको रैंकिंग। सेम यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉई है तो 10 1 2 10 पूरा आपको रेटिंग दिया जाएगा, हर एक से कंपेयर कर करके आपको रेटिंग दिया जाएगा, ठीक है। इसका कौन सबसे पहला परफॉर्म किया है, कौन सबसे बेस्ट है, कौन सबसे वर्स्ट है, ऐसे आपका रेटिंग किया जाता है, ऐसे आपका रैंकिंग किया जाता है, ठीक है। अब इमेजिन करिए 10 एम्प्लॉय है तो रैंकिंग कर लेंगे, 20 एम्प्लॉय है तो भी रैंकिंग कर लेंगे। इमेजिन करिए जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में 5000 से ऊपर एम्प्लॉय है उनको अगर आप इस सिस्टम से रैंकिंग मेथड से अगर आप अप्रेज करने लगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा, खुद इमेजिन करिए। तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है इसमें। चलिए सिंपलेस्ट प्रोसेस है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि मैम स्टैटिस्टिकल डाटा, क्या पीयूष स्टैटिस्टिकल, मैम जैसे स्टैटिस्टिकल डाटा अगर मतलब एम्प्लॉय से कोई लेगा मैनेजर तो तुरंत हो जाएगा रैंकिंग मेथड भी फटाक से। तो स्किल बहुत सारा होता है ना, स्किल सेट अगर आप एक स्किल सेट सिर्फ यूनिट कितना प्रोड्यूस किया उस पे अगर हम देख रहे हैं तब तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन और स्किल का भी तो हम करते हैं, रैंकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल टीम हैंडलिंग सिस्टम हम देख रहे हैं, ठीक है, या फिर हम देख रहे हैं और कोई स्किल, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना स्टैटिस्टिकल